इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 3 to 8 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस सम और कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक ट्री दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? आपको एजेस दी हुई है और ये बोला गया है कि ये ट्री किसी भी नोड पर रूट हो सकता है। कोई भी नोड इनमें से रूट हो सकती है। इसके साथ आपको क्या दिया है? एक प्राइस एरे दिया है। प्राइस एरे का ith एलिमेंट ith नोड की कॉस्ट को बताता है। जैसे प्राइस इज टू क्या बताएगा? सेकंड नोड का प्राइस कितना है। तो आपको ये बताना है कि जो भी मैक्सिमम प्राइस हो सकता है। मैक्सिमम प्राइस का क्या मतलब है? आप कोई भी ट्री बनाओ, कोई भी आप उसकी रूट नोड लो, रूट से लेकर जो भी कोई पाथ आप लो, उसका जो मैक्सिमम सम होगा वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम प्राइस। इसी तरह मिनिमम प्राइस आपका क्या होगा? रूट से लेकर आप कोई भी पाथ लो, क्योंकि सारे इंटीजर्स क्या है? नॉन नेगेटिव है, तो केवल रूट नोड आपका जो होगा वो मिनिमम पाथ होगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम पाथ, उसका जो भी आपका मैक्सिमम आएगा वो आपको रिटर्न करना है। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो गिवन ट्री है इसमें आपका मैक्सिमम सम क्या होगा? 7, 8, 6 और 10। 15, 6, 21, 10, 31 आपका क्या होगा? मैक्सिमम पाथ सम। और इस तरह मिनिमम क्या हो गया आपका? ये रूट नोड का प्राइस 7। 31 माइनस 7, तो आपको क्या रिटर्न करना है? 24। मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो भी मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो वो आपको रिटर्न करना है। और गिवन क्या है कि कोई भी आपकी फिक्स रूट नहीं है। आप किसी भी नोड को रूट नोड मान सकते हो, बस आपका जो भी मैक्सिमम या मिनिमम पाथ होगा वो किससे शुरू होना चाहिए? रूट से शुरू होना चाहिए। और जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? एन आपका कहाँ तक हो सकता है? 10⁻5 तक। बेसिकली 10⁻5 आपकी नोड्स हो सकती हैं। एजेस कितनी होंगी? n-1, क्योंकि ये ट्री है। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा? आप कोई भी नोड को रूट मानो। अगर आपको मान लो एक ट्री दिया हो, अगर आपको एक ट्री दिया हो विद ए फिक्स रूट नोड, उसमें अगर आपको मैक्सिमम पाथ सम निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप डीएफएस परफॉर्म करोगे रूट से, और फिर रिकर्शन के थ्रू आप मैक्सिमम पाथ सम फाइंड आउट कर लोगे। डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑफ वी प्लस ई। एजेस आपकी कितनी है? n-1, यानी कि मैं वी ही कह दूँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ऑफ 2n। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जब आपकी रूट नोड फिक्स हो। लेकिन हमारे केस में क्या है? रूट नोड फिक्स नहीं है, तो हमें हर एक नोड को रूट नोड मानना पड़ेगा और हर एक के लिए डीएफएस परफॉर्म करके हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना पड़ेगा। केवल मैक्सिमम पाथ सम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मिनिमम पाथ सम तो क्या होगा? केवल रूट नोड। क्योंकि अगर मैं कुछ और ऐड करूँगा इसमें तो क्या होगा? मेरा इंक्रीज ही होगा। तो मिनिमम पाथ सम तो क्या होगा? ये। तो मेरा फोकस किस पर करना है? मुझे केवल मैक्सिमम पाथ सम पर। तो अगर मैं हर एक नोड को रूट नोड मान के ये सब करूँगा तो मेरा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? इंटू एन। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एन स्क्वेयर। और मेरा एन कितना? 10⁻5, तो मेरा जाएगा 10⁻10 तक, जो कि मेरा टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। तो इसके लिए मुझे कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, मैं ये बता दूं कि मैंने इस प्रॉब्लम में एक अजम्पशन किया है। मैंने क्या अजम्पशन किया है? कि जो मेरा ट्री है बेसिकली बाइनरी ट्री है, जिसके 2 चाइल्ड होंगे और एक पेरेंट हो सकता है मैक्सिमम। हालांकि ये प्रॉब्लम में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका बाइनरी ट्री होगा, आपका एनएरी ट्री भी हो सकता है। पर जब मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया तो मैंने बाइनरी ट्री के असम्पशन मान के सोल्व किया था और सबमिट किया, तो वो सबमिट भी हो गया। और जो अभी हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो बाइनरी ट्री के केस में ही आपका पास होगा। अगर एनएरी ट्री आपका आएगा तो ये एल्गोरिथम टाइम लिमिट एक्सीड कर सकता है, क्योंकि एनएरी ट्री के लिए इसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एन स्क्वेयर, और अगर हम बाइनरी ट्री मान के चलेंगे तो इसकी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ओ ऑफ एन। तो अभी हम इसको बाइनरी ट्री मान के ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्री मानने से ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगी और एनरी ट्री के लिए अप्रोच काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। नाउ अगर मैं इसे बाइनरी ट्री मान लेता हूँ तो ये मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ? बेसिकली ट्री बेस्ड डीपी लगाकर। ट्री बेस्ड डीपी लगाकर मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ट्री बेस्ड डीपी के कुछ जनरल टेम्पलेट होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी अप्रोच। जनरली ट्री बेस्ड डीपी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या दिया होगा? एजेस दी होंगी, उससे आप क्या बना सकते हो? एडजेसेंसी लिस्ट। बेसिकली हर वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग नेबर्स कौन कौन से हैं, आप उसको एक एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर लो। उसके बाद हम क्या करते हैं?
हम किसी नोड पर DFS लगाते हैं तो हम एक DFS फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम क्या लेंगे, एक करंट नोड और उसका पेरेंट नोड। बेसिकली हम कौन सा पाथ ट्रेवर्स कर कर आ रहे हैं, इसके लिए हम नोड और उसका पेरेंट भी स्टोर करेंगे। तो हम DFS में ये दो पैरामीटर लेंगे। और हम DFS कैसे परफॉर्म करते हैं, जब हम करंट नोड पर DFS परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके जितने भी चाइल्ड होते हैं उन सब पर रिकर्सिवली DFS परफॉर्म करते हैं। तो जब हम चाइल्ड पर DFS परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमारा पेरेंट क्या हो जाएगा, हमारी करंट नोड। तो जब हम चाइल्ड के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे तो उस टाइम पर हम चाइल्ड एज ए करंट नोड पास करेंगे और करंट नोड जो हमारी है उसे एज ए पेरेंट पास करेंगे। नाउ अभी हमने देखा था कि जब हम DFS परफॉर्म करते हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगती है, O ऑफ n। और इस प्रॉब्लम के लिए हमें n हर एक को रूट मान के करना पड़ेगा, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n² चली जाती थी। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोराइजेशन ऐड करनी पड़ेगी। बेसिकली आपका क्या होगा, जब आप इस तरह से चाइल्ड नोड के थ्रू हर एक नोड को रूट मान के आप DFS परफॉर्म करोगे तो आपके क्या है, सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। जब आप इसका रिकर्शन ट्री बनाओगे तो कुछ सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेमोराइजेशन ऐड कर देंगे ताकि हमें उन सब प्रॉब्लम्स को बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। आपके वेरिएबल पैरामीटर्स क्या होंगे, ये दो होंगे, आपकी करंट नोड और पेरेंट। तो हमारी मेमोराइजेशन में क्या रहेगा, एक 2D DP बनेगी जिसमें हम नोड और पेरेंट इसको मेमोराइज करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। मेमोराइजेशन ऐड करने से क्या होगा, हमारी जितनी भी एज होंगी वो केवल दो ही बार ट्रैवर्स होंगी। पहली बार तो नोड कोमा पेरेंट और दूसरी बार पेरेंट कोमा नोड। हमें किसको मेमोराइज करना पड़ेगा, चाइल्ड नोड को और दूसरा नोड कोमा चाइल्ड को। तो हमारी हर एक एज को दो बार मेमोराइज करना पड़ेगा। बाकी जब भी दोबारा ये नोड ट्रैवर्स होंगी तो ऑटोमेटिकली हम उसकी वैल्यू हमारे मेमोराइजेशन टेबल से रिटर्न कर देंगे। नाउ लास्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, हर एक नोड को रूट मानना था। तो हम हर एक नोड को रूट मान के उसका DFS कॉल कर देंगे। क्योंकि वो रूट है तो उसका पेरेंट क्या होगा, -1। तो हम -1 क्या डिनोट करेंगे कि ये रूट है, इसका भी कोई पेरेंट नहीं है। और आई क्या होगा, हमारी करंट नोड जिसको हम रूट नोड मान रहे हैं। तो अभी हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी थी। हमारे n वर्टिसेस है तो हमने एक एरे ले लिया एडजेसेंसी n का, जिसके अंदर हम उसके नेबर स्टोर करते जाएंगे। हर एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग जो जो एजेस होंगे उसके नेबर्स पर हम उनको स्टोर करते जाएंगे। एडजेसेंसी ऑफ u में क्या करेंगे, हम v को पुश बैक कर देंगे। एडजेसेंसी ऑफ v में हम क्या करेंगे, u को पुश बैक कर देंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। सेकंड हमारा स्टेप क्या था, हमें एक DFS फंक्शन डिफाइन करना था जिसमें नोड और पेरेंट, नोड की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, सोर्स। हमने सोर्स और पेरेंट ये दो पैरामीटर्स हमें चाहिए थे। उसके अलावा हमारे क्या है, एडजेसेंसी, ये हमारी DP है और ये हमारा प्राइसेस एरे है। कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, ये सोर्स पेरेंट ये दो वेरिएबल का हमने DFS डिफाइन कर दिया और बाकी वेरिएबल हमें जो जो चाहिए होंगे कैलकुलेशन के लिए उसका हमने DFS डिफाइन कर दिया। DFS के अंदर हमें क्या करना था, हमें चाइल्ड नोड्स के लिए रिकर्सिव कॉल करना था। तो इस लूप के थ्रू हमने जो जो इसके चिल्ड्रंस हैं उन सब के लिए हमने DFS कॉल कर दिया है। बेसिकली जब उसका पेरेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, चाइल्ड के लिए DFS कॉल करना है। यहाँ पर हमने रिकर्सिव DFS कॉल कर दिया। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, हमें मेमोराइजेशन टेबल बनानी थी। जनरली हम क्या बनाते हैं, 2D वेक्टर बनाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा क्या था, -1 पास होगा। तो नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करने के लिए मैंने क्या लिया, मैप ले लिया। वेक्टर की जगह मैंने क्या ले लिया, मैप। हमारे कितने वेरिएबल से, सोर्स और पेरेंट दो वेरिएबल से, तो मैंने पेयर को एज ए की ले लिया और लॉन्ग लॉन्ग यानी उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका मैंने मैप बना दिया। और फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें जितने भी वर्टिसेस थे हर एक को रूट मान के हमें DFS कॉल करना था। तो वो मैंने यहाँ पर किया है। तो अभी इन्हीं स्टेप्स को एक साथ देख लेते हैं कि हमारा एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम के लिए वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी क्या हुई, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट रेडी हो गई। फिर हमने DP टेबल डिफाइन कर दी मैप की फॉर्म में। फिर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया आंसर, जिसमें हमारा जो भी अब तक का आंसर होगा वो स्टोर करेंगे। और फिर हर एक पाथ का हर एक नोड को एज ए रूट मान के आंसर कैलकुलेट करेंगे और जो भी हमारा बेटर आंसर होगा उसे हम आंसर में अपडेट करते जाएंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। फिर हमने क्या करना था, हर एक नोड को रूट मान के प्राइस कैलकुलेट करना था। तो हमने मैक्स प्राइस के लिए क्या किया, DFS i-1
उस नोड को एज ए रूट मान के डीएफएस कॉल कर दिया। मीन प्राइस हमारा क्या होना था, वो रूट ही होना था। और अगर मैक्स प्राइस माइनस मीन प्राइस जो मेरा इस नोड को रूट मान के आंसर आया, अगर वो प्रीवियस आंसर से ज़्यादा है तो मैं आंसर को अपडेट कर दूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। नाउ डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं, हमारी रूट नोड, उसका पेरेंट, एडजेंसी लिस्ट, हमारी डीपी और हमारा प्राइस वेक्टर, ये हमने लिया है। अगर हमारा डीपी में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो हमने सोर्स और पेरेंट पास किए, वो अगर सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, उसे दोबारा सोल्व नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहीं से ही उसका आंसर रिटर्न कर देंगे। लेकिन वो अगर सोल्व नहीं हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, जिसमें हम इस नोड को रूट मान के जो भी मैक्सिमम आएगा मेरा पाथ सम, वो स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, चाइल्ड के लिए ट्रैवर्स किया, अगर वो पेरेंट के इक्वल नहीं है तो हमने डीएफएस पास कर दिया। और डीएफएस का जो भी आंसर आएगा वो मैंने किससे कंपेयर किया, रिजल्ट से, कि ऑलरेडी स्टोर्ड जो है उससे अगर बेटर है तो आंसर में वो अपडेट कर दो, अदरवाइज प्रीवियस आंसर ही मेरा बेस्ट है। बेसिकली हमने क्या किया, मान लो ये मेरी करंट नोड थी, इसके 3 चिल्ड्रन थे, 1 2 3। इस चिल्ड्रन का एक आंसर आया A1, इस चिल्ड्रन का एक आंसर आया A2, इस चिल्ड्रन का एक आंसर आया A3। तो बेसिकली इस लूप में रेज इक्वल टू मैक्स रेज कोमा डीएफएस, इससे हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। उससे क्या होगा कि मेरी रूट नोड से भाई मैं कौन से चाइल्ड पर आगे बढ़ूँ वो मुझे पता चल जाएगा। जो भी मैक्सिमम आएगा वो प्लस इस नोड का प्राइस, वो मेरा क्या होगा, इस नोड से आगे बढ़ते हुए मेरा मैक्सिमम पाथ सम आ जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पर किया है, जो भी रेज में आया उसमें मैंने प्राइस ऑफ सोर्स, बेसिकली इस नोड का प्राइस ऐड कर दिया। तो इस नोड से जो भी रूटेड सब ट्री होगा उसमें जो भी मैक्सिमम पाथ सम होगा वो मेरा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करने से पहले मैंने क्या किया, उसको डीपी में स्टोर कर लिया, ताकि ये सब प्रॉब्लम अगर दोबारा आए तो मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट रिटर्न कर सकूँ। और स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने से मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैक्स प्राइस आ जाएगा। फिर मैंने मिन प्राइस कैलकुलेट किया था, दोनों का डिफरेंस अगर आंसर से बड़ा है तो आंसर में अपडेट कर दिया। इस तरह से मेरा इस लूप के थ्रू हर एक नोड को रूट मान के मेरा प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा और मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा, और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डीपी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ 2 × n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारे मैप की वजह से ऑफ n। नाउ मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये हमारा बाइनरी ट्री के लिए वर्क करेगा, अगर एनरी ट्री हो तो हमारा वर्क नहीं करेगा। वो एक बार देख लेते हैं कि क्यों वर्क नहीं करेगा। अगर हमारा एक एनरी ट्री इस तरह को, बेसिकली स्टार शेप का, जिसमें एक सेंटर नोड है, बाकी आपकी कुछ इस तरह से नोड है। इस सेंटर नोड को मैं मान लेता हूँ 0, बाकी नोड को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब आप स्टार्टिंग में इस नोड को रूट मान के अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर जाएगी। स्टार्टिंग में आप क्या कॉल करोगे, 1, -1। फिर जब ये यहाँ पर जाएगी तो कॉल क्या होगा, 0, 1। फिर क्या करेगी, ये अपने सारे नेबर्स को कॉल करेगी। तो आपका क्या कॉल होगा, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम जब आप इस 2 से कॉल करोगे, तो आपकी कॉल क्या बनेगी, 2, -1। फिर आप जाओगे इस 0 पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 0, 2। नाउ फिर से ये नोड क्या है, सबको क्वेरी करेगी। बेसिकली क्या क्या क्वेरी करेगी, 3, 0, 4, 0, 5, 0, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आपने ऑलरेडी प्री कैलकुलेट कर रखी है, तो आप यहीं से आंसर रिटर्न कर दोगे। लेकिन इस केस में होगा क्या, आपने 1 के लिए भी आपकी n-1 नोड्स को ट्रैवर्स किया, फिर सेकंड के लिए भी आपने फिर से n-1 नोड्स को ट्रैवर्स किया। आपने ट्रैवर्स करते वक्त यहाँ से आंसर अपना रिटर्न कर दिया, लेकिन आपको n- नोड्स फिर भी ट्रैवर्स करनी पड़ी, क्योंकि आपका जो ट्री था वो स्टार शेप का था। इसी तरह 3 के लिए आप क्या करोगे, n-1 नोड ट्रैवर्स करोगे, 4 के लिए करोगे, तो आप इन टोटल n × n-1 n नोड्स है, हर एक के लिए आप n-1 कर रहे हो, तो आपका सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, n² तक, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड मार जाएगा। इसलिए अगर आपका ये ट्री बाइनरी ट्री नहीं है और एनरी ट्री है तो आपका ये सॉल्यूशन टाइम आउट मार सकता है। नाउ अगर इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्या ले रहे हैं,
मेमोराइज करने हैं, बेसिकली डीपी टेबल ले रहे हैं मैप की फॉर्म में। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑफ एन स्क्वेयर। हम क्या ले रहे हैं, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, हमारे दो वेरिएबल्स हैं सोर्स और पेरेंट, जो कहाँ से वेरी करेंगे, 0 to n, 0 to n। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ एन स्क्वेयर। थैंक यू गाइस।